हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी की पाठशाला। स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी की पाठशाला। और आज का जो वीडियो है वो न्यूमेरिकल ऑन थ्री फेज एसी के ऊपर बेस्ड है। तो प्रीवियस वीडियो आई होप आप लोग सब देख चुके होंगे। चलिए चलते हैं तुरंत के तुरंत न्यूमेरिकल वाले पार्ट पर। तो न्यूमेरिकल ऑन थ्री फेज एसी स्टार्ट करते हैं और सीधे आपको मैं पहले कंटेंट दिखा दूं। आज के इस वीडियो में क्या कंटेंट हम लोग देखेंगे, बात करेंगे अबाउट द फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन थ्री फेज एसी, और दूसरा जिस पर हम सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बनाएंगे अलग अलग यूनिवर्सिटी के। तो ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन जो है वो भी इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो भाई न्यूमेरिकल बनाने से पहले सबसे पहले आपको क्या क्या बेसिक फंडामेंटल जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूं। तो न्यूमेरिकल बनाने से पहले देखिए, अभी तक थ्री फेज एसी में आप लोगों ने पावर का एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है। उसके बाद जो लाइन क्वांटिटी और फेस क्वांटिटी के फॉर्म में थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम और बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक, तो एक फुल ऑन समरी जो है न्यूमेरिकल बनाने से पहले आपको मैं बता दूं, जो पूरा कुछ आपके पास बढ़िया से इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक, तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, न्यूमेरिकल सॉल्विंग करने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए भाई, सबसे फर्स्ट थिंग हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के बिगिनिंग से। तो देखिए ईएमएफ का एक्सप्रेशन हमारे पास आता है, ई वन इज इक्वल्स टू ई एम साइन ओमेगा टी। ई टू इज इक्वल्स टू, थ्री फेज एसी पर ईएमएफ का एक्सप्रेशन कैसे बनता है, ई एम एफ साइन ई एम साइन ओमेगा टी माइनस टू पाई बाई थ्री। एंड तीसरे वाले फेज का जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ आप बताएंगे, दिस इज गिवन एज ई एम साइन ओमेगा टी माइनस फोर पाई बाई थ्री। ठीक है, ये थ्री फेज एसी का ईएमएफ का एक्सप्रेशन हो गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू फॉर्म में, तीनों फेज का, फेज आर, वाई और फेज बी। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर अगर आए हम लोग, तो अगले पॉइंट पर हम लोगों ने देखा कि भाई स्टार और डेल्टा दो टाइप के कनेक्शंस होते हैं यहाँ पर। और जब हम लोग स्टार कनेक्टेड, एक तो फेज सीक्वेंस की बात की, हम लोग फेज सीक्वेंस पढ़े, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स देखे कि भाई सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कितने टाइप के सिस्टम होते हैं। अब जब हम लोग आ गए स्टार कनेक्टेड सिस्टम पे, तो यहाँ से दो रिलेशन निकल के आया। स्टार कनेक्शन में क्या रिलेशन मिला हमको, स्टार कनेक्शन के केस में हमने देखा कि लाइन वोल्टेज जो होता है वो रूट थ्री टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होता है, जबकि लाइन करंट जो होता है वो सीधे सीधे फेज करंट के बराबर होता है। कॉमन दोनों रिलेशंस है, ये दोनों समझ आ गए, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही आपने डेल्टा कनेक्शन के लिए भी पढ़ा, डेल्टा कनेक्शन के लिए भी आपने ऐसा ही पढ़ा। ठीक है, थ्री फेज बैलेंस्ड डेल्टा, ठीक है, टू बी स्पेसिफिक थ्री फेज बैलेंस्ड डेल्टा की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो स्टार कनेक्टेड सिस्टम और बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के लिए भी आपने ये चीज़ देखा कि आई एल जो होता है वो रूट थ्री टाइम्स ऑफ फेज करंट होता है, जबकि वी एल जो होता है वो सीधे सीधे वी पी एच के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से तो दोनों रिलेशन क्लियर दिख रहे हैं। इसके बाद हम लोग आ गए थ्री फेज के पावर के ऊपर कि भाई थ्री फेज पावर जो है उसका एक्सप्रेशन किस तरीके से होता है। बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया कि भाई ये जो दोनों डेटा मैं लिख रहा हूँ, फेज का वोल्टेज या फेज का करंट या लाइन का वोल्टेज लाइन का करंट, ये सब कुछ अभी भी अपने आरएमएस फॉर्म पर ही एक्सप्रेस्ड है। ठीक है, तो जब इसके बाद हम लोग पावर के एक्सप्रेशन पर आ गए, एक्सप्रेशन फॉर थ्री फेज पावर, थ्री फेज पावर के एक्सप्रेशन पे जब हम लोग आ गए, तो इसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा इन टर्म्स ऑफ फेज, इन टर्म्स ऑफ फेज क्वांटिटी। तो इन टर्म्स ऑफ फेज क्वांटिटीज अगर देखें तो क्या एक्सप्रेशन बनता है, तो पावर का एक्सप्रेशन बनता है पावर इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ वी पी एच आई पी एच इन टू कॉस फाइव, है ना, इसकी यूनिट हो गई वॉट्स, वॉट्स के फॉर्म में। दूसरा एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा कि अगर आप रिएक्टिव पावर बता रहे हो तो ये हो जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ वी पी एच इंटू आई पी एच इंटू साइन फाइव, है ना, वी ए आर में। और थर्ड पे हम लोगों ने देखा एस इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ वी पी एच इंटू आई पी एच इन टर्म्स ऑफ वोल्ट एम्पियर। ठीक है, ये पूरी यूनिट्स हो गई पावर इन द टर्म्स ऑफ फेज के फॉर्म में। अगर यही पावर हमको इन टर्म्स ऑफ लाइन देखना होता तो क्या एक्सप्रेशन था, तो पावर इन टर्म्स ऑफ लाइन क्वांटिटीज, इन टर्म्स ऑफ लाइन क्वांटिटीज क्या एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ पर, तो आप लिखेंगे P इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ वी एल आई एल कॉस फाइव। सिमिलरली रिएक्टिव पावर Q कितना हो जाएगा, रूट थ्री टाइम्स ऑफ वी एल आई एल साइन फाइव। और एपरेंट पावर क्या हो जाएगा फिर,
एपरेंट पावर जो है S इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ लाइन वोल्टेज इनटू लाइन करंट। यूनिट भी सबकी लिख लेते हैं। यूनिट क्या क्या है, वॉट्स। यूनिट में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव यहाँ पर, और वोल्ट एम्पियर्स इस जगह पर, ठीक। तो ये आपका पावर का एक्सप्रेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ, एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ लाइन क्वांटिटी। पावर इन द टर्म्स ऑफ फेस, पावर इन टर्म्स ऑफ लाइन। ये पूरे फॉर्मूला, ये बेसिक्स हैं जो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जो जो पढ़ा हुआ है वो सारा कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा इसी से। तो अब कुछ बेसिक डिटेल्स जो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। देखिए सबसे पहला बेसिक डिटेल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा देता हूँ मैं आपको। न्यूमेरिकल बनाने से पहले इतना कुछ आपको जानना चाहिए, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कोई भी वोल्टेज, करंट, पावर क्वेश्चन में दिया हो या पूछा हो, हमेशा इट विल बी इन द टर्म्स ऑफ लाइन क्वांटिटी। एनी टाइप ऑफ करंट, वोल्टेज और पावर गिवन और आस्क्ड in question will be by default in terms of line quantity unless specified। अगर लाइन छोड़ के किसी और फॉर्म में होगा तो स्पेसिफाई करेगा, unless specified otherwise, ठीक है। अगर लाइन के अलावा फेज के फॉर्म में होगा ना तो क्वेश्चन में बताएगा कि आपको पर फेज वोल्टेज दिया है या फेज के फॉर्म में करंट या पावर दिया है या पूछा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज की इम्पिडेंस, हमेशा इम्पिडेंस जो होते हैं ये हमेशा फेज के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होंगे और उसको आप कन्वर्ट भी नहीं कर सकते लाइन के फॉर्म में। तो इम्पिडेंसेस का एक्सप्रेशन जब भी आएगा, आपको कोई रिएक्टेंस दिया है, कोई लोड दिया है, हमेशा के हमेशा वो फेज के ही फॉर्म में रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग कि उसको कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हैं लाइन में। तो आपको इन क्वांटिटीज को जिनको कन्वर्ट करने का की फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे वोल्टेज, करंट, स्टार डेल्टा में आप देखते हैं कि इसको कैसे लाइन के फॉर्म में लाते हैं, उनको कन्वर्ट करेंगे इंपिडेंस के आधार पर, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना जरूरी है। impedance will always be in terms of phase, ठीक है। फेज फॉर्म में इंपेडेंस आपका एक्सप्रेस रहेगा, ठीक है। इसके आगे की जो डिटेल्स है, बेसिक्स है कि भाई ये आपका वोल्टेज, करंट, पावर सब आरएमएस फॉर्म में भी रहेगा, तो वो तो रहेगा, वो तो हम सब जानते हैं, सिंगल फेज एसी से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, तो उसमें मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। वैसे इंपिडेंसेस फेज के फॉर्म में रहेगा, बिल्कुल सही है। इंपिडेंस में आर प्लस जे एक्सएल हो सकता है, आर माइनस जे एक्सएल हो सकता है, एक्सएल एक्सी दोनों अवेलेबल हो सकते हैं। ये सारा बेसिक जो पार्ट है वो आपको पता है, वो आप जानते हैं, एज इट इज रहेगा। फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो 50 हर्ट्ज लेना है। पावर अगर पूछ लिया आपको और ये नहीं बताया कौन सी पावर, तो बाय डिफॉल्ट एक्टिव पावर कैलकुलेट करना है आपको, बट 3 फेज का कैलकुलेशन जो होगा वो 3 फेज के फॉर्म होगा, ठीक है। चलिए अब सीधे क्वेश्चंस पर लेकर के चलता हूं, तो कुछ डिटेल्स, कुछ डाउट्स आपके वहां से भी क्लियर हो जाएंगे। ओके चलिए यूनिवर्सिटी क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम के आपके। पहला पेपर जो है वो कौन से एग्जामिनेशन का दिख रहा है, फर्स्ट पेपर जो है AKTU का 2020-21 का पेपर है मेरे सामने, और देखते हैं इसमें 3 फेज का क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर दिख रहा है भाई। ओके, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर तो सिंगल फेज के हो गए। ट्रू पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर बता दोगे आप। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, अच्छा। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एवरेज एंड आरएमएस ये बता दोगे आप। यहाँ पर एक सवाल दिख रहा है ई, क्वेश्चन पॉइंट ई जो है लिखा हुआ है, अ बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड ऑफ इतना ओम्स पर फेज कनेक्टेड टू अ बैलेंस 3 फेज 400 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द लाइन करंट, पावर फैक्टर, पावर एंड लास्ट वाला पॉइंट मुझे ढंग से दिख नहीं रहा है कि क्या चीज़ है। अच्छा, एंड इट्स वी वोल्ट एम्पियर है ना, एंड टोटल वोल्ट एम्पियर्स। ओके ओके ओके, अभी ठीक है। चलिए इसको मैं क्वेश्चन को लेकर के चलता हूँ, इस क्वेश्चन को बनवाता हूँ आपसे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन का सलूशन जो है, ये सवाल 10 नंबर का क्वेश्चन है AKTU का पेपर का, 2020-21 के पेपर का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप बनाने जा रहे हैं। मेथड देखिएगा कैसे अटेम्प्ट करना है आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए भाई, तो इस पेज पर लाते हैं सवाल।
और आई होप कि आपको थोड़ा बहुत इससे ये सवाल जो है ये विजिबल हो जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत आपको ये क्वेश्चन जो है ये विजिबल होगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिना देरी किए। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। यूनिवर्सिटी में जब ये सवाल आएगा आपको कैसे बनाना है। बोलता है बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड है कितने का, 6 + 8J ओम्स का। तो ZPH की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 6 + 8J ओम्स। दिस इज योर ZPH। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा आपको, क्योंकि स्टेप मार्किंग भी लेनी है आपको। ये 10 मार्क्स आंसर लाने का केवल नहीं मिलेगा, स्टेप का मिलता है आपको। तो स्टेप मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमको अटेंड करना जरूरी है। देखिए बैलेंस 3 फेज वोल्टेज दिया हुआ है ना यहाँ पे, कितने का, 400 वोल्ट का। कौन सी वोल्टेज है, पहचान गए क्या आप इसको। दिस इज योर VL इन RMS फॉर्म, कितना, 400 वोल्ट। ठीक है, सप्लाई। फाइंड द लाइन करंट, यू हैव टू फाइंड व्हाट, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, टू फाइंड। क्या फाइंड करना है आपको, सबसे नंबर फर्स्ट पर आपको IL की वैल्यू फाइंड करनी है, लाइन करंट RMS फॉर्म में। फिर उसके बाद आपको पावर फैक्टर बताना है सर्किट का कि पावर फैक्टर कितना है। फिर थर्ड पॉइंट पे आपको बोलता है कि पावर। देखिए यहाँ पर पावर ना स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी पावर, तो आप कौन सी पावर कैलकुलेट करेंगे, बाय डिफॉल्ट आप एक्टिव पावर का कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो पावर कैलकुलेट करके बताना है। फोर्थ पॉइंट पर क्या पूछा हुआ है आपको, एंड टोटल, ऐसा दिख रहा है मुझे कि शायद टोटल लिखा है ये वोल्ट एम्पियर्स। तो टोटल वोल्ट एम्पियर यानी कि एपरेंट पावर पूछा है। फेज आउट बनाने अभी नहीं बोला, डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे चलते हैं। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले स्टार कनेक्टेड सिस्टम में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको सर्किट तो समझ आ जाए कि क्या बना हुआ है। बैलेंस 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम है हमारे पास, और इसमें लोड क्या लगा हुआ है हर फेज में वो देख लीजिए। रजिस्टर ऑफ 6 ओम, 8J + 8J है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ठीक है, तो RL सर्किट है, चलिए बना देते हैं। तो एक रजिस्टर है आपके पास कितने का, 8 ओम्स का, सॉरी 6 ओम्स का रजिस्टर है ना। रजिस्टर इज ऑफ 6 ओम्स, और एक इंडक्टर लगा हुआ है J8 ओम्स का। ठीक है, हर जगह वही चीज़ है। बैलेंस सर्किट है, इसलिए बार बार लिखना कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप एक ही जगह पे भी लिखेंगे तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, ये आपके पास सर्किट है। अब इस सर्किट पर से देखते हैं कि इसको कैसे आपको आगे प्रोसीड करवाना है। तो यहाँ से आपको लाइन वोल्टेज दे दिया, कितने का लाइन वोल्टेज दिया, तो यहाँ पे आपके पास VL की जो वैल्यू है, दिस VL इज हाउ मच, 400 वोल्ट्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, VL की वैल्यू कितनी, 400 वोल्ट्स। ओके, बढ़िया। अब देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहला काम ये है कि आपको IL फाइंड करना है। IL फाइंड करने का तरीका क्या होना चाहिए, नॉर्मली अगर आप सिंगल फेज का क्वेश्चन सॉल्व करते, आप लिखेंगे यहाँ पे सप्लाई करंट, सप्लाई करंट IL। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, आप लिखते हैं I इज इक्वल टू, सर हम V/Z लिखेंगे, और V दिया हुआ है, Z पता है हमको, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। बट इससे गलती होगी, कैसे गलती होगी पता है, क्योंकि देखिए वोल्टेज आपको कौन सा दिया है, लाइन वोल्टेज दिया है, बिल्कुल सही फॉर्म में दिया है, क्योंकि करंट भी आपको IL चाहिए। लेकिन क्या Z जो है वो लाइन के फॉर्म में होता है क्या, इम्पिडेंस तो हमको पता है ना कि हमको फेज के फॉर्म में मिला है। इम्पिडेंस जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है ना, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फेज। तो इफ इट इज अ फेज क्वांटिटी, ऊपर वाली लाइन क्वांटिटी है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जरूरी है क्या कि लाइन करंट के फॉर्म में ही आउटपुट मिलेगा। हो सकता है फेज करंट आ जाए, या हो सकता है कुछ मिक्स फॉर्म में आ जाए। तो ये दोनों अलग अलग फॉर्मेट के डेटा को नहीं सॉल्व करना है आपको, आपको एक ही फॉर्म में सॉल्व करना है। तो आप डायरेक्टली ये चीज़ नहीं लिख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं आप। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि एक फेज के फॉर्म में दूसरा लाइन के फॉर्म में कैसे सॉल्व होगा, तो या तो दोनों फेज में हो या दोनों लाइन में हो। दोनों को लाइन में लाने के लिए आपको ZPH को ZL में चेंज करना पड़ेगा, जैसा कोई एक्सप्रेशन होता नहीं है। तो अब आपको क्या करना चाहिए इस केस में, कि आपको ये चीज़ तो पता है कि वोल्टेज को तो लाइन से फेज में लाया जा सकता है ना। तो स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए हमको पता है कि VPH इज इक्वल्स टू VL/√3, ये तो हम लोग जानते हैं। तो लाइन वोल्टेज कितना है, 400, इसको √3 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो मुझे VPH मिल जाएगा, है ना। मैं मोबाइल उठा लेता हूँ जरा, कैल्सी के तौर पे इसको यूज़ करूंगा अभी। आप लोग अपना कैल्सी ही यूज़ करिएगा, मोबाइल मत यूज़ करिएगा। चलिए भाई, कैल्सी ढूंढ लेता हूँ मैं, जब तक आप लोग इसको सॉल्व कर लिए। क्या VPH आ गया आप सभी का, तो 400 डिवाइडेड बाय √3 कर दीजिए, आपको VPH की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 230.940, 230.940 वोल्ट, ये VPH है। अच्छा, ZPH कितना है, 6 + 8J नोन है। चलिए उससे करंट निकालते हैं। करंट कौन सी आएगी, इससे IPH आएगी। कैसे निकलेगी, करंट IPH इज इक्वल्स टू
230.940 डिवाइडेड बाई 6 + 8j। कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड पर आप सेट कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स के ऑपरेशन पर आप आ जाइए और इसको सीधे सॉल्व कर लीजिए। 230.940 न्यूमेरिकल जरूर से बनाइएगा मेरे साथ साथ, क्योंकि न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तभी पेपर में ये सब क्वेश्चन बना पाएंगे आप। देखिए आपके पेपर का ही क्वेश्चन है, सीधे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। 3 फेज में ना 2 ही चीज पूछता है आपसे नॉर्मली। पहला, लाइन करंट, लाइन क्वांटिटी और फेस क्वांटिटी का डेरिवेशन फॉर स्टार और डेल्टा, दोनों में से किसी एक का पूछ लेगा, एक डेरिवेशन। और दूसरा जो सवाल बनता है वो ऐसे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। तो ये 2 चीज़ ज़रूर से करके जाइएगा। अगर एग्जामिनेशन में 3 फेज पढ़ रहे हैं ना आप, तो ये 2 चीज़ ज़रूर से करके जाइएगा। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर आपके सिलेबस का पार्ट है तो 2 वाट मीटर भी करके जाएगा, उसका डेरिवेशन भी पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए फिलहाल कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में सेट कर दिया और 6 + 8j को यहाँ पुट किए। डेटा मेरा रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया इन पोलार फॉर्म, और पोलार फॉर्म में ये डेटा मुझे कितना मिल रहा है। सो आई हैव गॉट IPH इज इक्वल टू, कितना मिला IPH, 23.094 एट एन एंगल ऑफ -53.13 डिग्री एम्पियर्स। ये फेस करंट है। और स्टार के कंडीशन में हमको पता है कि फेस करंट और लाइन करंट एक ही होता है, तो अल्टीमेटली लाइन करंट तो आ गया ना इससे। अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो कि ठीक है सर, लाइन करंट की वैल्यू तो मिल गई अब हमको। तो सिंस IPH is equal to IL, therefore the value of IL is also 23.094 at an angle -53.13 डिग्री एम्पियर। पहला पार्ट सॉल्व क्वेश्चन का, ये आपके सवाल का फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व कर लिया, जहां पे आपको करंट पूछा था सवाल में, ठीक है, कि सप्लाई करंट IL की वैल्यू बताओ कितनी है, बता दिया आपने। चलिए क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक, तो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको पूछता है कि बताओ सर्किट में पावर फैक्टर कितना है। पावर फैक्टर, ओके। पावर फैक्टर निकालने का तरीका वही जो आप सिंगल फेज में भी यूज कर चुके हैं। चलिए भाई, पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे। पावर फैक्टर निकालने का तरीका एग्जैक्टली सेम है जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। cos phi = R/Z आप कर दीजिए यहाँ पे, एक तरीका R/Z। R कितने का है, 6 का है, ठीक है। और Z कितने का है, चलो आप चाहो तो Z ऐसे निकाल लो, Z = √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये एक तरीका बता रहा हूँ, फिर आपको आसान वाला तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये करेंगे आपका डेटा आ जाएगा 10। 6 6 36, 8 8 64, 100 हो गया रूट के अंदर और बाहर आ गया 10, 10 ओम्स, ठीक। 6/10 कर दीजिए, आपको cos phi की वैल्यू मिल जाएगी। cos phi = 6/10, 0.6। इसको कैल्सी में करने की जरूरत नहीं थी, वैसे 0.6 लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, 0.6 लैगिंग पावर फैक्टर, ये तो एक तरीका हुआ। आप बोलेंगे सर आप बोले थे कोई इससे छोटा और आसान तरीका बताएंगे, ठीक। चलिए इससे इजी तरीका, इसका ऑल्टरनेट मेथड बताता हूँ आपको। ऑल्टरनेटिव मेथड, ऑल्टरनेटिव मेथड। इसका अगला मेथड ये है कि देखिए आपने जब इम्पिडेंस का एक्सप्रेशन देखा या करंट का एक्सप्रेशन देखा, आपको फाई की वैल्यू तो यहीं से मिल गई ना। वोल्टेज में कोई एंगल तो दिया नहीं है, मतलब वोल्टेज 0 डिग्री पर है और उसके रिस्पेक्ट में करंट 53.13 डिग्री लैग कर रही है। तो कॉस फाई उसी से निकाल लीजिए, मेक इट योर फाई, इसी को फाई बोलिए और कोसाइन में पुट कर दीजिए। कोसाइन ऑफ 53.13 पुट करिए। देखिए ऑल्टरनेटिव मेथड में आप क्या लिखेंगे पता है, आप सीधे लिखेंगे कोसाइन ऑफ फाई, cosine of phi, that is cos of 53.13 degrees, 0.6 लैगिंग। बोलिए ज़्यादा आसान है कि नहीं है। आपके ये 2 स्टेप सॉल्यूशन जो है वो पूरे बच गए, सीधे सीधे आप आंसर बता सकते हो। तो एग्जाम में आप ये चीज़ करिएगा, इन दोनों के स्टेप मार्किंग में कोई फ़र्क नहीं है। आप ये ऊपर वाले कलर से जो मैंने लिखा येलो कलर से, उससे बनाएंगे तो भी आपको स्टेप का उतना ही नंबर मिलेगा, इससे बनाएंगे तो भी स्टेप का उतना ही नंबर मिलेगा। इससे स्टेप मार्किंग में फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके क्वेश्चन सॉल्विंग के कॉम्प्लेक्सिटी में बस फ़र्क पड़ता है और कुछ नहीं। तो ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे लेंदी तरीके से बनाएं, आप ऐसे बनाइए। आप चाहें तो tan इनवर्स B/A भी करके बना सकते थे। जो आपके पास इम्पिडेंस का एक्सप्रेशन था, कौन सा एक्सप्रेशन मैं बोल रहा हूँ, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें B की जगह पे आप 8 पुट करिए, A की जगह पे आप 6 पुट करिए,
फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए से आप बता दीजिए फाई इतना आ रहा है, उस फाई को कोसाइन में पुट कर दीजिए, वो भी तरीका है। और भी एक दो तरीके हैं, बट मत जाइए ऐसे लेंदी मेथड्स पे मत जाइए। आप अगर एक स्टेप में जो पूछा है उसको अगर सेपरेटली बना रहे हैं तो उसी से आपका स्टेप मार्किंग बन जाएगा, अगर वो सही है तो। जरूरी नहीं कि आप लेंदी बनाएंगे तभी स्टेप मार्किंग मिलेगा, ठीक है। सो इट इज़ ओके, आप बना सकते हैं इसको इस तरीके से। तो कॉस ऑफ दिस वैल्यू, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। आंसर में कोई वेरिएशन नहीं होगा, बिल्कुल डिट्टो सेम आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, 0.6 के बाद लैगिंग क्यों मैंने लिखा, क्योंकि इंडक्टिव लोड है, इसलिए इंडक्टिव लोड है, करंट लैग करेगी फ्रॉम द सप्लाई वोल्टेज, और वो वैसे भी दिख रहा है हमको कि करंट में ऐसा लैगिंग कंडीशन आ चुका है, ठीक। और क्या पूछा क्वेश्चन में, ये दो चीज बता दी हम लोग। पावर पर आते हैं, पावर का एक्सप्रेशन √3 टाइम्स ऑफ VL IL cos phi, पावर का एक्सप्रेशन पॉइंट नंबर 3 पे लिखता हूं मैं, द वैल्यू ऑफ पावर, ठीक। कौन सा पावर पूछा होगा बाय डिफॉल्ट, एक्टिव पावर ही पूछा होगा। √3 टाइम्स ऑफ VL IL इंटू cos phi, ठीक। तो दिस इज इक्वल टू, VL की वैल्यू कितनी है 400, IL की वैल्यू कितनी आई 23 पॉइंट समथिंग आया ना, यहाँ पर ये देखिए 23.094 आया, 0.094, और cos phi कितना है 0.6। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा पावर जब जब निकालेंगे लाइन के फॉर्म में, पावर करंट वोल्टेज सब लाइन के फॉर्म में, ठीक है। दिस इज इंटू 400 मल्टीप्लाइड विथ 23.094 इंटू 0.6, ये डेटा आ गया 9599। पावर इज इक्वल टू 9599.995 वॉट्स, ठीक है, 0.995 वॉट्स, ठीक है। 9.5 किलो वॉट बोल सकते हो आप इसको, 9.5 किलो वॉट में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। पावर का एक्सप्रेशन भी कंप्लीटेड। फोर्थ नंबर पे आपको आखिरी चीज पूछा है, उसको बना लीजिए। फोर्थ नंबर पे आपको बोला टोटल VA रीडिंग ऑफ, या टोटल VA रेटिंग ऑफ द एंटायर ऑपरेशन, ठीक है। इसका टोटल VA कितना है, VA मतलब क्या पूछ रहा है आपको, एपरेंट पावर पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, S इज इक्वल टू √3 टाइम्स VL इंटू IL। तो S का एक्सप्रेशन आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ 400 इंटू 23.094। इसमें तो कॉस वॉस का भी कोई चक्कर है नहीं, सीधे सीधे आप पुट कर सकते हैं। तो दिस इज 400 इंटू 23.094 मल्टीप्लाइड विथ √3, √3 हो गया यहाँ पे, इंटू 400 इंटू 23.094, ये डेटा आ गया मेरा 1599.99। S इज इक्वल टू 15999.99, मतलब 16 kV, 16 kVA अप्रोक्सीमेटली। भाई 15,999 अगर है तो आप इसको 16 बोल सकते हो कि 16 kVA का टोटल का पावर का एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये आपका एक और आंसर आ गया। अब देखिए आपका क्वेश्चन पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं पर इसी के साथ होता है कंप्लीट। दिस इज योर एंटायर 10 मार्क क्वेश्चन। अब इस पूरे सवाल के भीतर कहीं पे कोई भी पॉइंट पे लगे कि डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं। जितना डेटा पूछा है एकदम सीक्वेंस में मैंने सॉल्व करके आपके सामने स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन रखा है। एग्जामिनेशन में आप ऐसे बनाइए, डायग्राम बनाइए, साथ में एक्सप्रेशन शो कर दीजिए पूरा चीज़, जहाँ पे जो जो आप आंसर निकालें या मेन स्पेशल पॉइंट्स उसको हाईलाइट कर दीजिए, बताइए कैसे नंबर कट सकता है आपका। बिल्कुल नहीं कटेगा नंबर, बस सही सोल्यूशन बनाइए और सही प्रेजेंटेशन रखिए। बार बार अपने सोल्यूशन को कट मत करिए। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप कुछ बनाएं, आपको पेन से काटना पड़ गया उसको, फिर आपने उसको दोबारा रिसॉल्व किया, तो वहाँ पर क्या होता है, मार्क्स कटने का खतरा रहता है उसमें। हालांकि टेक्निकल पेपर में उस पर भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए, बट स्टिल प्रेजेंटेशन के मार्क्स कुछ ना कुछ उसमें कट जाते हैं, तो ये एक इशू रहता है। तो हमको ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है हमेशा, ठीक है। डन, बन जाएगा ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था AKTU का सवाल था 20-21 का, और देखते हैं किसी यूनिवर्सिटी में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। सेक्शन C जो है इस पर एक्टिव पावर का ही क्वेश्चन है। अच्छा, मतलब इसमें सिंगल फेज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं और यूनिवर्सिटी से कुछ है क्या। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का पेपर है ये, और इसका क्वेश्चन 2020 का है। देखते हैं इसमें कहीं पे 3 फेज AC का कुछ पूछा है क्या। देखिए यहाँ पे एक रिलेशन दिख रहा है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन फेज एंड लाइन वोल्टेजेस फॉर स्टार कनेक्टेड लोड अक्रॉस अ 3 फेज बैलेंस सिस्टम, ड्रॉ द नेसेसरी सर्किट एंड फेजर डायग्राम। ये सवाल आप देख सकते हैं, ये कितने नंबर का है। ये सवाल जो है ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। दिस इज 15 मार्क क्वेश्चन। ये 15 नंबर में ये सवाल पूछा। मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाने के समय बताया भी था कि अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपके यूनिवर्सिटी का है ये अगर ये पार्ट,
तो आप देखिएगा आपको 7 नंबर से लेके 15 नंबर के बीच में इस सब का क्वेश्चन जो है वो मिलेगा। ठीक है, इसका बी पार्ट देखते हैं क्या, इसको तो डिराइव कर लोगे आप लोग, इसका डेडिकेटेड सेशन ही है। और यहाँ पर देखिए बी पॉइंट पे लिखा है 3 फेज 400 वोल्ट सर्किट हैज अ पावर फैक्टर ऑफ इतना लैगिंग, 2 वाट मीटर्स आर कनेक्टेड टू मेजर द टोटल इनपुट पावर विच इज 20 किलोवाट। अब डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ ईच वाट मीटर। देखिए आपको पावर फैक्टर दे दिया, इसको समझिएगा, क्वेश्चन को शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको इससे आइडिया मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, ये भी सवाल जो है ये 8 + 7 मार्क्स मतलब 15 नंबर का सवाल ये भी है, बट पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, दोनों वाट मीटर की रीडिंग आप बताएंगे और ये बाकी का पूरा एप्लीकेशन करेंगे तो आपको इसका फुल मार्क्स मिलता है। चलिए देखते हैं, 2 वाट मीटर का सवाल जो है आया हुआ है। ये देखिए ये सवाल है, ये क्लियर है आपको। देखिए क्या क्या बोलता है इस क्वेश्चन के अंदर से पहचानिएगा ताकि आप खुद से सॉल्व कर सकें इस क्वेश्चन को। इसका सोल्यूशन देखते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वोल्टेज की वैल्यू वीएल की वैल्यू 400 वोल्ट। ठीक है, 3 फेज का 400 वोल्ट का फेज का सप्लाई सिस्टम है। ठीक है, इसका पावर फैक्टर आपको दे रखा है, पावर फैक्टर यानी कि cos फाई की वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 0.8 लैगिंग। ठीक, 2 वाट मीटर का कनेक्शन किया हम लोग टू मेजर द टोटल इनपुट पावर, जिसकी वैल्यू जो है यानी कि आपको किसकी वैल्यू दिया पता है, W1 + W2 की वैल्यू दे रखा है। कितनी होती है ये 20 किलोवाट, 20,000 वाट्स। अब बोलता है डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ ईच वाट मीटर, एक वाट मीटर की रीडिंग जो है उसको बताइए। फॉर्मूला क्या है आपके पास, देखिए आपके पास एक फॉर्मूला तो यहाँ पर ये है कि W1 + W2 का आउटपुट, आपको याद होगा जो हम लोग डेरिवेशन किए थे उससे आपके पास आउटपुट है कि ये आपको टोटल एक्टिव पावर दिलाता है √3 टाइम्स ऑफ VL IL cos फाई, ये वैल्यू बताता है। देखिए हमारे पास cos फाई की वैल्यू भी है, VL की वैल्यू भी है, हम चाहे तो यहाँ से IL निकाल सकते हैं, मतलब W1 + W2 की टोटल वैल्यू भी है 20,000, तो उससे आप करंट बता सकते हो यहाँ से। क्या ये काम आएगा करंट निकालना? आपको देखिए 1 वाट मीटर की रीडिंग चाहिए ना, 1 वाट मीटर कितना रीड करता है, 1 वाट मीटर की रीडिंग होती है VL IL इंटू cos फाई। एक सिंगल वाट मीटर इतना ही रीडिंग शो कर सकता है। अच्छा चलिए और क्या फॉर्मूला जानते हैं आप इसके बारे में, आप लिखेंगे फाई = tan इनवर्स √3 W1 - W2 अपॉन W1 + W2। ये एक्सप्रेशन भी आप जानते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज कर लीजिए टोटल वाट मीटर की रीडिंग इतनी है, किसी एक वाट मीटर की रीडिंग आप निकाल लेते हैं तो दूसरे वाले की तो वैसी ही मिल जाएगी आपको। दूसरे वाले वाट मीटर की रीडिंग जो है वो तो ऐसी पता चल जाएगी ना आपको कि पावर फैक्टर 0.6 पे वैल्यू कितनी आएगी। ये सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ से पहले आप IL निकाल लीजिए, तो IL कैसे हो जाएगा, IL विल बी 20,000 अपॉन √3 टाइम्स ऑफ 400 इंटू cos फाई की वैल्यू कितनी है 0.8। इसी से आपको IL मिल जाएगा, कितना मिलेगा, दिस विल बी 20,000 अपॉन √3 टाइम्स ऑफ 400 इंटू 0.8। ये डेटा आ गया 36.084, 36.084 एम्पियर, दिस इज योर IL। ठीक है, 36.084 एम्पियर, ये आपको इसने लाइन करंट बता दिया। अब लाइन करंट अगर आपके पास आ गया, अगर ये सिस्टम को मैं एक बार के लिए बैलेंस फेज सिस्टम कंसिडर कर लेता हूँ, तो मेरी लाइन करंट तो सब जगह पे सेम ही रहेगी ना, IL1 IL2 IL3 यानी कि ILR, लाइन करंट ऑफ वाई फेज, लाइन करंट ऑफ बी, ये तीनों लाइनों की तो सेम ही रहेगी, तो मतलब IL मेरा सेम है। अच्छा VL भी मुझे फेज टू फेज वोल्टेज या लाइन टू लाइन वोल्टेज, सॉरी फेज नहीं, लाइन टू लाइन वोल्टेज जो है वो सेम ही मिलने वाला है, तो VL भी आ गया मेरे पास। पावर फैक्टर भी हर फेज का एक जैसे ही रहेगा, तो क्या W1 और W2 की रीडिंग अलग से नहीं बता सकते क्या? तो आप बता सकते हैं ना कि W1 = VL मतलब कि 400 इंटू IL, ये 36.084, दिस इज 36.084 इंटू cos फाई, cos फाई मतलब 0.8, इससे W1 मिल जाएगा। एंड सेम थिंग फॉर W2, W2 भी ऐसा नहीं मिल जाएगा क्या? देखिए क्या वैल्यू आप लिखेंगे, 400 इंटू 36.084 इंटू 0.8, ये वैल्यू आ जाएगी 11,546, 11,546.88। सेकंड वाले पर भी यही होगा, वाट मीटर W2 की रीडिंग जो है ये भी इतनी आएगी 11,546.88। सपोज कर लो वॉट्स में आप ये दोनों की रीडिंग निकाल लेते हो,
क्या ये तरीका सही है कि ये गलत है? ये जो दो आंसर्स है, क्या ये दोनों आंसर सही है कि गलत है? ये सोच के बताइएगा। देखिए टोटल रीडिंग आपको कितने का दिया पता है? 20,000 का दिया। आपने एक सेक्शन का कैलकुलेट किया हुआ है, कितने का कैलकुलेट किया है? 11,546.88। तो रिमेनिंग का कितना आना चाहिए? दूसरे का जो पावर रेटिंग है वो कितना आना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, सेकंड वाले की पावर रेटिंग फिर W2 की वैल्यू आनी चाहिए, देखिए 8453.12 इस फॉर्म में पावर रेटिंग आनी चाहिए। तो ये कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना है, क्योंकि आप डायरेक्टली दोनों को सेम फॉर्म में वैल्यू पुट कर दिए तो ऐसा तब होता है जब W1 इक्वल टू W2, पावर फैक्टर उस कंडीशन में अलग रहता है, पावर फैक्टर इतना नहीं आता है। जब पावर फैक्टर यूनिटी रहेगा ना, एट यूनिटी पावर फैक्टर W1 बिकम्स इक्वल टू W2। इस डेटा को याद रखिएगा बाई 2 वाट मीटर मेथड, बाई 2 वाट मीटर मेथड। ठीक, ये डेटा अगर नहीं याद रखेंगे तो ऐसे सॉल्व कर देंगे और यहाँ पर आपका आंसर जो है वो गलत आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मिस्टेक। ठीक, तो दो तीन बातों को हमको इसलिए ध्यान रखना है। 2 वाट मीटर मेथड को जब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, आप डिटेल में ही वैसे डिराइव किए हुए हैं, बस उसके आखिरी स्टेप में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर W1 बराबर W2 है, उस कंडीशन में पावर यूनिटी हो जाती है, पावर फैक्टर सॉरी, पावर फैक्टर बिकम्स यूनिटी। तो यूनिटी पावर फैक्टर यहाँ नहीं है ना, यहाँ पे 0.8 है, मतलब दोनों की रीडिंग बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो कुछ डिफरेंस है इनकी रीडिंग्स में, और अगर डिफरेंस है तो वही चीज़ आपको कैलकुलेट करना होगा। तो इसलिए टोटल पावर से आप एक एक फेज का कैलकुलेट करके उसको आप हटा सकते हैं। ठीक, तो ये हमको ध्यान देना है, लेकिन उससे पहले आपको IL की वैल्यू चाहिए। तो ये एक तरीका हो गया सोल्यूशन का। चलिए और देखते हैं पेपर में क्या क्वेश्चन है। तो 15 नंबर के दो क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको बोलता है डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ ईच वॉट मीटर। आप इस तरीके से सॉल्व किए। सातवें का ए ऑप्शन बोलता है बैलेंस 3 फेज सप्लाई इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। चलो ये तो इंडक्शन मोटर का क्वेश्चन है, अभी वहाँ पहुंचे नहीं है, जब पहुंचेंगे तो ये करवाऊंगा आपको मैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पावर आर देयर, एक्सप्लेन विद देयर यूनिट, एस्टैब्लिश देयर रिलेशन यूजिंग द पावर ट्रायंगल। सिंगल फेज का क्वेश्चन बना लेंगे। इसमें से अब बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे। RLC सीरीज रेजोनेंस क्वेश्चन, बैंडविड्थ का क्वेश्चन, ये सब बना चुके हैं। चलो ठीक है, सब बन जाएगा आप लोगों से। अब बड़े क्वेश्चंस भी आप लोगों से अब बनने शुरू हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए और देखते हैं किसी एग्जामिनेशन का पेपर है कि अपने पास क्वेश्चन। JNTU हैदराबाद का पेपर है 2019-20 का। ठीक है, देखो देखते हैं इसमें जरा क्या पूछता है। देखिए यहाँ पर 5वें नंबर का एक सवाल दिख रहा है मुझको, जो 3 फेज का चैप्टर से होगा शायद। देखिए मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये दो क्वेश्चंस मुझे दिखाई दे रहा है 3 फेज AC से। अच्छा, सिंगल फेज और 3 फेज के ऐसे कॉम्बिनेशन में है। 5-5 नंबर के दो सवाल आए हुए हैं, इनको भी आप डील कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए, पहला क्वेश्चन तो बोलता है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज क्वांटिटी ऑफ वोल्टेज एंड करंट फॉर डेल्टा सिस्टम। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का डेरिवेशन करना होगा आपको। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बोलता है दूसरा क्वेश्चन, डिटरमाइन द लाइन करंट व्हेन अ स्टार कनेक्टेड बैलेंस लोड विद अ इंपेडेंस ऑफ इतना ओम्स इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 3 फेज बैलेंस सप्लाई इन पॉजिटिव सीक्वेंस। चलिए ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, आप आराम से इस दोनों क्वेश्चंस को बना लेंगे, इस बात के लिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ। देखिएगा ध्यान से, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका एक्सपर्टीज जो है वो इस 3 फेज पर बनता चला जाएगा, और आगे चल के आपको फिर डाउट नहीं आएगा, दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। JNTU हैदराबाद का ये क्वेश्चन है एग्जामिनेशन 19-20 का। इसके बी क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर बी जो है, यानी कि 5th का बी ऑप्शन जो है उसको बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, ए तो डेरिवेशन है वो आप कर लोगे। सोल्यूशन पर आते हैं। देखिए आपको बोलता है लाइन करंट फाइंड करना है, टू फाइंड IL। बोलिए, बड़ा आसान लगेगा आपको, देखते जाइएगा ध्यान से। आपको बोलता है कि अगर इम्पिडेंस Z जो है ZPH कितने का है, 15 + 10J ओम्स का है। ठीक है, इस कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट सप्लाई, यानी कि VL की वैल्यू कितना दे दिया, 200 वोल्ट्स। इसको सही फॉर्मेट में लिखना जरूरी है, तब सोल्यूशन के समय कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर वो लाइन वोल्टेज है तो लिख दीजिए हाँ इट इज VL, फेज का इंपिडेंस है तो ZPH लिखना होगा आपको, तब जाके इट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। अब बोलता है 3 फेज सप्लाई बैलेंस सप्लाई है, पॉजिटिव सीक्वेंस है। ठीक है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं हमको, ये दो डेटा दिया हुआ है ना। देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे IL सीधे सीधे निकालना नहीं है, स्टार है कि डेल्टा है। देखिए कौन सा कनेक्शन दिया है, स्टार कनेक्टेड सिस्टम दिया हुआ है, स्टार कनेक्टेड सिस्टम है। ठीक है, आप चाहें तो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, आप बिल्कुल चाहें तो डायग्राम इसका ड्रॉ कर सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, प्रेजेंटेशन विल बी गुड।
मैं एक ही फेज का डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 15 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस है, 15 ओम्स का, और एक इंडक्टर लगा हुआ है कितने का, J10 ओम्स का, प्लस J10 ओम्स का। ठीक, ऐसे ही आप बाकी सेक्शन पे भी शो करते हैं, मैं अभी उनको लिख नहीं रहा हूँ, टाइम इसमें वेस्ट होगा। सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो भाई सप्लाई वोल्टेज हमारा VL है। हम अगर करंट निकालने जाए सीधे सीधे मैं IL तो लिख नहीं सकता हूँ, IL इज इक्वल टू VL बाई ZL लिखना पड़ेगा, जो कि गलत है ना, ZL तो होता नहीं है, क्या होता है, ZPH होता है। और एक फेज में दूसरा लाइन में, तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें अब हम समझ चुके हैं ना। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे पहले फेज करंट निकालेंगे, IPH। तो दिस इज VPH बाई ZPH। So how are you going to find VPH? So VPH is equals to VL by root 3. So you will write VPH is equals to 200 upon under root 3. Solve कर दीजिए इसको। So 200 divided by this is 200 upon under root 3. ये डेटा आ गया 115.470, 115.470 वोल्ट। ठीक है, क्या आया हमारे पास, फेज वोल्टेज आया। चलिए IPH की डेटा में सॉल्व कर देते हैं इसको। दिस इज 115.470 अपॉन ZPH। ZPH कितना है, 15 प्लस 10J। दिस इज 15 प्लस 10J। डायरेक्टली सॉल्व करिएगा इसको। 115.470 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 10J, कॉम्प्लेक्स मोड में मैंने रखा है, और इसको सीधे सीधे कन्वर्ट कर देता हूँ पोलार में। तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया, IPH का कितना आया, 6.405 एट एन एंगल माइनस 33.69 एम्पियर। कितना आ गया, ये क्लियर है ना सभी को, कितना आ गया भाई, 6.405 एट एन एंगल माइनस 33.69 एम्पियर। ये हो गया हमारा फेस करंट। और स्टार के केस में हमको पता है कि IPH जो होता है इट इज इक्वल टू IL। तो दिस फाइनल वैल्यू इज 6.405 एट एन एंगल माइनस 33.69 एम्पियर। कंप्लीट हो गया आपका सवाल यहीं पर। इसी के साथ आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। यही पूछा था ना कि लाइन करंट कितना है, 6.405 एम्पियर से लाइन करंट। ठीक है, देखिए इतना ही आपको करना था, 5 नंबर का सवाल ये था अकेले। बना लेंगे आप लोग इस टाइप का क्वेश्चंस भी। चलिए ये पूरा सोल्यूशन आपको PDF के फॉर्मेट में मिल जाएगा, इसको आप बाद में भी रिव्यू कर सकते हैं। बाकी तो इसके बाद जो क्वेश्चन 3 फेज का मुझे वैसा नहीं दिख रहा है, उसके बाद तो मुझे ट्रांसफार्मर वगैरह का क्वेश्चन दिख रहा है और इंडक्शन का। ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। AKU पटना का 2019 के एग्जाम का पेपर सामने आया है। चलो देखते हैं इसमें कि अपने 3 फेज के काम का कुछ है या नहीं है इसमें सवाल। अभी क्यू फैक्टर दिख रहा है इसमें, ठीक है। RLC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, ये तो सिंगल फेज का क्वेश्चन है। ड्रॉ द वोल्टेज फेजर, ओके। फेज वोल्टेज, फेज करंट ऑफ 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। व्हाट आर द फेज वोल्टेज एंड फेज करंट ऑफ 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। बता लेंगे अब आप इसको, ठीक है, ये बन जाएगा आप सभी से। अभी तक तो इसके अंदर मुझे 3 फेज का ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन तो नहीं दिखाई दे रहा है, देखते हैं शायद इसमें और नहीं है। ओके ठीक है, तो आगे आने वाले सेशंस पर आपके लिए और क्वेश्चंस भी मैं लेकर के आऊँगा। प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए आप लोग क्वेश्चंस की, सो दैट कि आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादातर आप देख रहे हैं, मैंने आपको 3-4 पेपर दिखाया और सभी में आप देखिए डेरिवेशन का पार्ट बड़ा कॉमन था कि आपको स्टार या डेल्टा का VL VPH का जो डेरिवेशन था, लाइन क्वांटिटी एंड फेस क्वांटिटीज़ का, वो पूछ रहा है, और दूसरा न्यूमेरिकल पूछ रहा है सीधे सीधे, और इस बीच में कोई दूसरी चीज़ नहीं पूछ रहा है। एज एग्जामिनेशन होता तो मैं आपको अलग चीज़ें बताता कि ये इससे क्वेश्चन आता है। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में 2-3 चीज़ें एकदम तय रहती है कि उससे सवाल पूछेगा ही। तो आपके सिलेबस में अगर 3 फेज AC है तो इतना चीज़ जरूर से पढ़ के जाइए, एग्जामिनेशन में बना लेंगे आप अच्छे से क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब आज का सेशन में यहीं पर एंड अप करता हूँ। ये टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ये आप देख सकते हैं, या तो इसको लिख सकते हैं टेलीग्राम पर या इसको स्कैन कर सकते हैं और आप टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्ट हो जाएंगे। ग्रुप पर कनेक्ट होंगे तो एक दूसरे से भी डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चंस आप सब मिल करके भी बना सकते हैं थ्रू ग्रुप डिस्कशन, और मेरे साथ भी आप डिस्कस कर सकते हैं, मैं भी उस पर हेल्प कर सकता हूँ आपको क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले सेशन पर और एनर्जेटिक तरीके से नया चैप्टर आपका शुरू होगा, यानी कि मॉड्यूल नंबर 4 जो है अब शुरू होगा फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। तो बने रहेगा मेरे साथ, स्टे कनेक्टेड एंड thank you so much for watching this video. Jai Hind.